नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया पाठ। इसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण 5 अंक का पाठ है ये, और इस पाठ से कुल 5 अंक के प्रश्न आने संभावित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का समय काफी नजदीक आता जा रहा है, तो उसके लिहाज से आपको ये पाठ भी काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी पड़ेगा। और ऐसे बच्चों के लिए जिनको पासिंग मार्क्स चाहिए, उनके लिए ये पाठ काफी उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस पाठ में विज्ञान से संबंधित ऐसी कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है जो आपको याद नहीं होंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में हम पर्यावरण को कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, और पर्यावरण से संबंधित बातों को हम सामाजिक के अंदर भी पढ़ते हैं, तो ये लगभग मिला जुला टॉपिक है जो आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा। तो आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 13 है और 5 अंक का पाठ है ये। मतलब जो भी अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पेपर आएगा, उस पेपर के अकॉर्डिंग ये जो पाठ है आपका, ये कुल 5 अंकों का पाठ है। आइए हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखिए, बात करें पर्यावरण की। किसकी बात करें? पर्यावरण की बात करें। पर्यावरण वास्तव में क्या होता है, देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये होगा परि प्लस आवरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए, परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है? पर्दा। आवरण का मतलब क्या होता है? पर्दा। तो देखिए, चारों ओर का पर्दा, चारों ओर का पर्दा, या फिर हम कहें कि ऐसा क्षेत्र जो हमें चारों ओर से ढके हुए रहता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसके सीधे शब्दों में हम यदि परिभाषा की बात करें, तो पर्यावरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारे चारों ओर का ऐसा आवरण जिसमें जैव घटक और अजैव घटक दोनों ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम पर्यावरण की परिभाषा लिख लेते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, टॉपिक है पर्यावरण, और परिभाषा हो जाएगी हमारे चारों ओर का आवरण, जिसमें सभी प्रकार के घटक, सभी प्रकार के जैव तथा अजैव घटक पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। देखिए, तो पर्यावरण की परिभाषा क्या हो गई? हमारे चारों ओर का आवरण जिसमें सभी प्रकार के जैव तथा अजैव घटक पाए जाते हैं, पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए, इस पर्यावरण को, जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को हम छोटे छोटे भागों में यदि विभक्त करते हैं, कैसे? छोटे छोटे भागों में यदि हम पर्यावरण को विभक्त करते हैं, तो उसे हम एक नया शब्द नाम दे देते हैं, जिसका नाम है पारितंत्र। क्या नाम दे देते हैं? पारितंत्र। तो आज हम पर्यावरण से संबंधित जो छोटे छोटे भूभाग है, उन भूभागों के बारे में पढ़ेंगे, और इसका सबसे प्रमुख टॉपिक क्या रहेगा? पारितंत्र इसका सबसे प्रमुख टॉपिक रहेगा। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, देखिए क्या होता है पारितंत्र, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, जब एक ऐसा क्षेत्र, पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण तो जितना भी क्षेत्र जो मतलब लघु मतलब वृहद क्षेत्र
उसे हम पर्यावरण का नाम देते हैं। उसी पर्यावरण के अंदर जो छोटे छोटे भूभाग होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, जिसके अंदर जैव घटक भी पाए जाते हैं, अजैव घटक भी पाए जाते हैं, और उनके अंदर मध्य कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो यहां पर परिभाषा लिखते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से, कैसे रूप से? संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। देखिए क्या परिभाषा होगी? किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। हम बात करें यहां से हम बात करें कि जैव घटक तो क्या होते हैं और अजैव घटक क्या होते हैं। तो पहली लाइन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम क्या लिखते हैं? देखिए कि इसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले का नाम है जैव घटक। पहले का नाम क्या है? जैव घटक, जबकि दूसरे का नाम क्या है? अजैव घटक। पहले का नाम है जैव घटक और दूसरे का नाम है अजैव घटक। जैव घटक क्या होते हैं और अजैव घटक क्या होते हैं? तो आपको मैंने 5वें पाठ में, जैव प्रक्रम वाले पाठ में बताया था कि जो जैव घटक होते हैं वे सभी जीव होते हैं जिनके अंदर जीवन संभव होता है, जिनमें हम श्वसन देख सकते हैं, पोषण देख सकते हैं, जनन देख सकते हैं। इन प्रकार की क्रियाएं, यदि उत्सर्जन हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो जिन घटकों के अंदर श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, ये इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव या जैव घटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम केवल लिखेंगे कि जैव घटकों में किस किस प्रकार के जीव सम्मिलित हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर जैव घटक। और जैव घटक कौन कौन से होंगे? देखिए, तो जैव घटकों में सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे, वृक्ष, ये सभी क्या है? जैव घटकों में सम्मिलित है। इसके अलावा पशु भी जैव घटकों में सम्मिलित है। पक्षी के अलावा नील हरित शैवाल, कीट, जलीय जीव आदि। तो देखिए जैव घटकों में वृक्ष, पशु, पक्षी, नील हरित शैवाल, कीट, जलीय जीव आदि, ये सभी प्रकार के जो प्राणी है ये किसके अंदर आते हैं? जैव घटक में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं अजैव घटकों की, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अजैव घटक। तो देखिए जितने भी जो भौतिक कारक होते हैं
वातावरण के अंदर या पारितंत्र के अंदर जो भी भौतिक कारक होते हैं वे भौतिक कारक क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे कि वायु हो गई, मिट्टी हो गई, मृदा हो गई, इसके अलावा जल हो गया, ठीक है। जल के अलावा और भी ऐसे कई भौतिक कारक है, जैसे वर्षा हो गई, खनिज हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अजैव घटकों में सम्मिलित होते हैं। नाम लिखते हैं अपन इनके, देखिए जैसे ताप, वर्षा, वायु, जल, खनिज, खनिज के साथ साथ मृदा आदि। और ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी अजैव घटक कहलाते हैं। तो देखिए पारितंत्र क्या होता है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और इस पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जो जैव घटक होते हैं उसके अंदर वृक्ष, पशु, पक्षी, नीलहरी, शैवाल, कीट, जलीय जीव ये सभी सम्मिलित होते हैं, अर्थात जो पोषण कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, जिनमें उत्सर्जन हो सकता है, जो जनन कर सकते हैं, वे सभी के सभी प्राणी क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं। बात करते हैं अजैव घटकों की, तो जितने भी ऐसे भौतिक कारक जो सृष्टि में निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं वे सबके सब क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे ताप हो गया, वर्षा हो गई, वायु हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, मृदा हो गई, ये सभी के सभी क्या है? अजैव घटकों में सम्मिलित होते हैं। आगे हम बात करते हैं पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। देखिए पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला हम लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहला है प्राकृतिक पारितंत्र। पहले का नाम क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। अब जब पहला प्राकृतिक है तो दूसरा क्या होना चाहिए? तो दूसरा हो जाएगा कृत्रिम पारितंत्र। अब प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में क्या क्या अंतर है? 1 मिनट, इसके पहले मैं नाम ही लिख देता हूं दोनों के। पहला प्राकृतिक हो गया और दूसरा हो गया कृत्रिम, पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र। देखिए 2 प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, पहला प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है वो क्या होता है और जो कृत्रिम पारितंत्र होता है वो क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो भी जैसे जंगल होते हैं, जंगलों के अंदर वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इसके साथ साथ सभी प्रकार के जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। तो और इसके अलावा जैसे मान लो पशु हो गए, पक्षी हो गए, कीट पतंगे हो गए, जो भी रेंगने वाले जीव हो गए, जलीय जीव हो गए, वे सभी उसके अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। तो ऐसा पारितंत्र जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से सभी जीव वहां पर विचरण करते हैं क्या कहलाता है? प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। और प्राकृतिक पारितंत्र में हम ऐसे क्षेत्रों को लेंगे जिनमें मनुष्य की कोई भूमिका नहीं रहती, जो प्रकृति के अनुसार या प्रकृति के स्वरूप बनाए जाते हैं। जैसे कि वन हो गया, जंगल हो गए, तालाब हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, सागर हो गए, महासागर हो गए। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है, यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से प्राकृतिक पारितंत्र है, और वहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा बगीचा, खेत, चिड़ियाघर और तालाब। तो बताइए उसमें प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तालाब है। क्यों? क्योंकि तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है जो प्रकृति स्वरूप बना हुआ होता है। देखिए आगे चलते हैं, हम सबसे पहले तो प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में देखते हैं। तो 1 नंबर डाल के लिखेंगे
प्राकृतिक एक नंबर डाल के लिखेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र। देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र में हम कौन कौन से उदाहरण लेते हैं, इनमें डायरेक्ट उदाहरण लिख देता हूं मैं। जैसे वन, तालाब, इसके अलावा झील, नदी, नदी के अलावा सागर, सागर के अलावा महासागर आदि। ये सभी के सभी किस प्रकार के पारितंत्र में सम्मिलित है? प्राकृतिक पारितंत्र में सम्मिलित है। वन में वे सभी वन जंगल जो भी है सब आ चुके हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते हैं, उद्यान होते हैं, ये सभी के सभी प्राकृतिक पारितंत्र में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं कृत्रिम पारितंत्र की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कृत्रिम पारितंत्र में किस किस प्रकार के उदाहरण हम लेते हैं। तो बात करते हैं कृत्रिम पारितंत्र। तो देखिए, कृत्रिम पारितंत्र के अंदर हम कौन कौन से उदाहरणों की बात करते हैं। तो देखिए, बगीचा लिखेंगे, जैसे बगीचा, बगीचा के पश्चात खेत, चिड़ियाघर, इसके अलावा मछली घर, जिसे आप लोग फिश टैंक बोलते हो ना, फिश टैंक बोल दो या एक्वेरियम बोल दो। मछली घर, जिसे हम एक्वेरियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, एक्वेरियम आदि। देखिए, कोई भी जीव जंतुओं आदि के रहने के लिए एक ऐसा पारितंत्र जहां पर मनुष्य अपनी कृति के अनुसार उसको निर्माण करता है, क्या कहलाता है? कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। जिसमें हम शामिल कर सकते हैं बगीचा, मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। कोई भी उपवन, बगीचा या उद्यान कैसा होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। उसी प्रकार से खेत हो गया, खेत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे, जो फसल होगी, उसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु जो भी होंगे, वे सबके सब किसमें आएंगे? कृत्रिम पारितंत्र के अंदर सम्मिलित होंगे। चिड़ियाघर हुआ या मछली घर हुआ, ये सब मनुष्य की बनावट है। किसकी बनावट है? मनुष्य की, इसलिए इनको कृत्रिम पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है। आगे चलते हम। अब पारितंत्र के पश्चात हम बात करते हैं किसकी? पारितंत्र में जो जैव घटक है वे अपघटन के आधार पर, देखिए जैव घटकों को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। तो यहाँ पर मोस्टली एक लाइन लिखनी है आपको। क्या लिखना है कि पारितंत्र में जैव घटकों, पारितंत्र में जैव घटकों, पारितंत्र में जैव घटकों को, जैव घटकों को 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? देखिए 2 भागों में बांटा गया है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? बात करते हैं हम। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जैव घटक। जैव घटक भी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है उत्पादक। पहला क्या है? उत्पादक, अर्थात जो उत्पादन करने वाला होता है, बनाने वाला होता है, उसको यहाँ पर
पहला प्रकार बताया गया है, जबकि दूसरा प्रकार क्या बताया गया है? उपभोक्ता। क्या बताया गया है? उपभोक्ता। देखिए, उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला अर्थात बनाने वाला, जबकि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोग करने वाला। क्या करने वाला? उपभोग करने वाला, अर्थात जो भी उत्पादक द्वारा बनाया जाता है उसको अपने उपयोग में लेना क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ पर उत्पादक के अंदर हम किसको शामिल करेंगे? तो जो भी उत्पादक के अंदर हम केवल किसको शामिल करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। और इसके अंदर हम केवल किसको शामिल करते हैं? पेड़ पौधों या नील हरित शैवालों को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। जबकि उपभोक्ता में वे जितने भी सभी प्राणी जो कैसे ने परिप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर या उत्पादकों द्वारा बनाए गए उत्पाद पर निर्भर करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उत्पादक तो केवल कौन से जीव होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा उत्पाद बनाने का कार्य करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तथा वे जीव या प्राणी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर या उत्पादकों से बने उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इनकी भी हम परिभाषा के साथ साथ कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर डाल के लिखेंगे उत्पादक। क्या लिखेंगे? उत्पादक। उत्पादकों में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, सभी, हम लिखेंगे सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। देखिए, सभी हरे पौधे, कैसे पौधे? हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। बात करते हैं इसके अंदर उपभोक्ता क्या होते हैं। तो 2 नंबर डाल के मैं लिखता हूं यहाँ पर उपभोक्ता। 2 नंबर डाल के लिखता हूं उपभोक्ता। उपभोक्ता में हम क्या लिखेंगे? देखिए, उपभोक्ता की बात करें तो हम इसके अंदर लिखेंगे ऐसे जीव, आपको मैंने पहले भी बताया था, ऐसे जीव जो उत्पादक, द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे हम लिखते हैं इनको, एक लाइन में स्टार लगा के लिख देता हूं, इनको मुख्य रूप से, किस किस रूपों में बांटा गया है? तो देखिए, उत्पादक तो आप लोग जानते हो, उपभोक्ता जो उत्पादकों से बने उत्पादों पर निर्भर करते हैं। अब उत्पादों पर निर्भर कर रहे हैं तो ये जो उपभोक्ता है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, सर्वाहारी हो गए, परजीवी हो गए। ये अलग अलग प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं इनको मुख्य रूप से शाकाहारी, इनको मुख्य रूप से शाकाहारी, मांसाहारी, तथा सर्वाहारी, इनको मुख्य रूप से शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? परजीवी में बांटा गया है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं। तो देखिए अलग अलग इनको भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शाकाहारी की, कि शाकाहारी क्या होते हैं। लिखते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या हो जाएंगे? देखिए यहां से यदि शाकाहारी की परिभाषा लिखें तो शाकाहारी की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे जीव या ऐसे उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे रूप से? प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ उत्पादकों व उनके भोजन पर ही निर्भर, उत्पादों पर ही निर्भर करते हैं और उनको ही अपना भोजन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जबकि कुछ जो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं वे क्या करते हैं? जो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं वे क्या करते हैं? तो देखिए जो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं वे जीवों को ही अपना भोजन बनाते हैं। भाई उत्पादकों को तो भोजन बनाएंगे ही बनाएंगे, उत्पादकों के अलावा वे शाकाहारी जीवों को भी अपना भोजन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी जो उत्पादकों को भी अपना भोजन बनाते हैं और जो जीवों को भी अपना भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी कहलाएंगे। बात करें परजीवी की, तो परजीवी क्या होते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्पादकों से बने उत्पादों को अपने काम में लेते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शाकाहारी की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादकों, जो केवल उत्पादकों व
उनके उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे में हम बात करेंगे तो देखिए, शाकाहारी में यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम? जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उसमें हम बात करेंगे, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। ये सभी के सभी कैसे उपभोक्ता है? शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। बात करते हैं शाकाहारी के बाद में मांसाहारी की। किसकी बात करते हैं? मांसाहारी। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखेंगे? ऐसे उपभोक्ता जो जीवों को ही अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो जीवों को ही अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे, तो इसके अंदर जैसे में आप लोग सब जानते हो कि मांसाहारी भोजन करने वाले प्राणी कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं बिल्ली के अलावा शेर, चीता, बाघ, शेर, चीता, बाघ, और बाघ के अलावा हम किसकी बात करें? शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, आदि। ये सभी कैसे प्राणी है? ये सभी के सभी कैसे प्राणी है? सभी के सभी मांसाहारी प्राणी हैं। कैसे प्राणी हैं? मांसाहारी प्राणी है। बात करें हम कैसे उपभोक्ताओं की, तीसरा हम लिखते हैं सर्वाहारी। और सर्वाहारी क्या होते हैं? जो उत्पादकों को भी अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादकों द्वारा बने उत्पादों को भी अपना भोजन बनाते हैं और जीवों को भी अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों ही प्रकार का गुण रखते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी भी हो, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करें तो जैसे में हम क्या लिखेंगे? तो
तो देखिए जैसे मनुष्य, कुत्ता, कुत्ता के अलावा बिल्ली, और बिल्ली के अलावा हम और तो क्या लिखेंगे, आदि कर देते हैं। ये सर्वाहारी हो गई। परजीवी के बारे में तो आप जानते हो, अमरबेल हो गया, जोंक हो गई, वे सभी क्या करते हैं, दूसरे जीवों के भोजन को या पोषण को अपना भूषण बनाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पर मुख्य रूप से आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में पता होना चाहिए। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं किसकी, अगली स्लाइड में हम बात करते हैं, यहां पर देखिए अगली स्लाइड में हम बात करते हैं किसकी, आहार श्रृंखला की। तो अपना टॉपिक अब ये रहेगा, आहार श्रृंखला। क्योंकि अब हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है। तो उत्पादक और उपभोक्ता पढ़ने के पश्चात अपना अगला टॉपिक रहता है आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला में आपको देखिए यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है, उस चित्र के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम उत्पादकों की बात करते हैं। उत्पादक को कौन से उपभोक्ता ले रहे हैं, हिरण। कौन से ले रहे हैं, हिरण, जो क्या हो गए, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। कैसे उपभोक्ता, शाकाहारी उपभोक्ता। आगे जाकर इनका भोजन कौन बन रहा है, मांसाहारी जीव इनका भोजन, इनको अपना भोजन बना रहे हैं। फिर देखिए ये तो हो गया वनों में, क्या किसमें, वनों में। बात करते हैं घास के मैदानों में, किसमें बात करें, घास के मैदानों में। तो देखिए यहाँ भी घास, और घास को कौन खा रहा है, कीट पतंगे। तो एक नंबर पे तो घास क्या है, उत्पादक, दो नंबर पे क्या है, शाकाहारी, कीट पतंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे मेंढक आ जाता है, ये भी क्या है, मांसाहारी, कीटों को अपना भोजन बना रहा है। मेंढक को अपना भोजन कौन बना रहा है, सांप बना रहा है। और सांप को अपना भोजन कौन बना रहा है, गिद्ध या हम कहें बाज। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सबसे पहले उत्पादकों को अपना भोजन बना रहे हैं, कीट पतंगे जो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर मेंढक मांसाहारी है परंतु सांप से कम मांसाहारी है। फिर सांप मेंढक को अपना भोजन बनाते हैं, और सांप को बाज या चील या फिर गिद्ध अपना भोजन बना लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जल की बात करें तो जल के अंदर ये जो जलीय पौधे होते हैं ये उत्पादक का कार्य करते हैं। इसके अंदर फिर ये देखिए ये केकड़े या बिच्छू उत्पादकों को अपना भोजन बनाते हैं। फिर केकड़ों को अपना भोजन मछली बना लेती है। कौन बना लेती है, मछली। और मछली को अपना भोजन कौन बना लेते हैं, बगुले अपना भोजन इनको बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए वन, घास और घास के मैदान और जल, तीनों ही स्थितियों में उत्पादक से शाकाहारी जीवों का पोषण मिल रहा है, जबकि शाकाहारी से मांसाहारी जीवों को अपना पोषण मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला बन रही है, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, इस श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। तो जीवों की ऐसी श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। परिभाषा लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जीवों की परिभाषा हो जाएगी, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, एक दूसरे का आहार करते हैं। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला
कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला कहलाती है। और इस आहार श्रृंखला में यदि हम बात करें तो देखिए, यदि हम वन में बात करें, किसमें बात करें? वन एक प्राकृतिक पारितंत्र है, तो यदि हम वन जैसे पारितंत्र की बात करें तो हम यहां लिखेंगे वन पारितंत्र में, वन पारितंत्र में आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, वन पारितंत्र में आहार श्रृंखला। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर पर क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे एक नंबर पर, और एक नंबर पर किस प्रकार का उत्पाद आएगा? देखिए तो सबसे पहले आएगा उत्पादक। क्या आएगा? उत्पादक। उत्पादक को अपना भोजन कौन बना रही है? हिरण। कौन बना रही है? हिरण। तो हिरण कैसा हो गया? शाकाहारी। और हिरण को अपना भोजन कौन बना रहा है? बाघ या शेर। देखिए यहां पर देखिए उत्पादक एक नंबर, उत्पादक से भोजन किसका बना? हिरण का। हिरण किसका भोजन बना? बाघ का। तो उत्पादक से हिरण, और हिरण कैसा है? हिरण यहाँ पर शाकाहारी उपभोक्ता है। कैसा उपभोक्ता है? शाकाहारी उपभोक्ता है। जबकि बाघ यहाँ पर कैसा उपभोक्ता है? मांसाहारी उपभोक्ता है। और उत्पादक तो आप लोग जानते हो, उत्पादकों में हम किसको शामिल करते हैं? पेड़ पौधों को शामिल करते हैं। तो देखिए वन पारितंत्र में यदि हम आहार श्रृंखला की बात करें तो हम ऐसी श्रृंखला का निर्माण करेंगे जो एक दूसरे को अपना आहार बनाते हैं। कैसे? कि जैसे उत्पादक पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को अपना भोजन कौन बना रहा है? हिरण बना रही है। हिरण को अपना भोजन कौन बना रहा है? बाघ बना रहा है। तो उत्पादक से हिरण, हिरण से बाघ, एक क्या है ये? श्रृंखला। और कैसी श्रृंखला है? आहार श्रृंखला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्पादक हिरण तो उत्पादक, बाघ तो हिरण को अपना आहार बना रहा है, जबकि हिरण उत्पादक को अपना आहार बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। और आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में हम एक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। और उस पोषी स्तर के आधार पर हम पोषी स्तर को अलग अलग स्तरों में विभाजित करते हैं। तो नेक्स्ट अगले स्लाइड में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्तर का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसे हम पोषी स्तर कहते हैं। सबसे निचले स्तर पर हमने किसको लिया है? उत्पादक को। किसको लिया है हमने? उत्पादक को सबसे निचले स्तर पर लिया है। और उत्पादक से फिर प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात जो शाकाहारी जीव है उनको हम क्या मान लेते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीवों को जो अपना भोजन बनाते हैं उनको हम क्या मान लेते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीवों को जो अपना भोजन बनाते हुए द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, उनको भी यदि कोई बड़े जीव अपना भोजन बना लेते हैं तो उन्हें हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जो भी बड़े मांसाहारी जीव होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक डालते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर टॉपिक डालते हैं यहाँ पर। और पोषी स्तर के अंतर्गत हम लिखते हैं कि किस प्रकार से पोषी स्तर में उत्पादक जो है, उत्पादक यहाँ पर किसकी भूमिका निभाते हैं? प्रथम पोषी स्तर की भूमिका निभाते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर द्वितीय स्तर की भूमिका निभाते हैं। देखिए ये प्रथम स्तर हो गया, ये दूसरा पोषी स्तर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा पोषी स्तर हो गया। इस प्रकार से 4 पोषी स्तरों में हमने जीवों को विभाजित किया है। तो पोषी स्तर के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए सबसे पहली लाइन हम क्या लिखते हैं? पहली लाइन हम लिखते हैं स्वपोषी अथवा स्वपोषी अथवा उत्पादक। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम, स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक मिलकर
प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, अर्थात पहला पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। कौन कौन करते हैं? स्वपोषी या उत्पादक मिलकर। दूसरी बात हम करते हैं, और दूसरी बात में हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। कौन से स्तर का? द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए दो पोषी स्तर हो गए। प्रथम पोषी स्तर का निर्माण कौन करते हैं? स्वपोषी या उत्पादक करते हैं, जबकि द्वितीय जो दूसरा पोषी स्तर है उसका निर्माण कौन करता है? शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता मिलकर द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता की। किसकी बात करते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। कौन से मांसाहारी? छोटे मांसाहारी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता मिलकर चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं? प्रथम। आपको मैंने बता भी रखा है, देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे कौन सा पोषी स्तर है? प्रथम पोषी स्तर। और प्रथम पोषी स्तर कौन बना रहे हैं? उत्पादक, जिन्हें हम स्वपोषी जीव भी कह सकते हैं। क्या बना रहे हैं? प्रथम पोषी स्तर का निर्माण कर रहे हैं।
जबकि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिन्हें हम शाकाहारी जीव भी कह सकते हैं, ये किसका कौन से पोषक स्तर का निर्माण कर रहे हैं? दूसरे पोषक स्तर या द्वितीय पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। जबकि छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता मिलकर तृतीय पोषक स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता मिलकर चौथे पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। कौन से पोषक स्तर का निर्माण करते हैं? चौथे पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका पोषक स्तर का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा है, जो यहाँ से जो जैसे उत्पादक है शाकाहारी है, शाकाहारी के पश्चात मांसाहारी उपभोक्ता है, मांसाहारी के बाद बड़े मांसाहारी उपभोक्ता है, तो इनके अंदर जो ऊर्जा का स्तर है वो ऊर्जा किस प्रकार से प्रवाहित होती है उसकी बात हम बात करते हैं। तो आगे हम चलते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे बात कर रहे हैं हम किसकी? ऊर्जा स्तरों की। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा स्तरों की, कि ऊर्जा स्तर किस प्रकार से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं, या ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम टॉपिक डालते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा प्रवाह का स्तर, ऊर्जा प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह है। अब ऊर्जा प्रवाह देखिए किस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाते हैं, फिर इनको समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, देखिए सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें स्वपोषी, स्वपोषी से ऊर्जा, स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी, स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। कहां तक जाती है? अपघटकों तक जाती है। देखिए पहली बात यहाँ पर क्या समझनी है आपको? पहली बात समझनी है कि जो स्वपोषी होते हैं वे स्वपोषी से ऊर्जा कहां जाती है? विषमपोषी या अपघटकों तक जाती है। कैसे जाती है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश। क्या लिखा हुआ है? सूर्य का प्रकाश। अर्थात सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं वे सूर्य से उसका प्रकाश ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से वे कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पर संपन्न करते हैं। और उस क्रिया के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश से जो ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका केवल 1% ऊर्जा, उसकी केवल 1% ऊर्जा ये किसके रूप में काम में लेते हैं? खाद्य उत्पादों के रूप में काम में लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वपोषी क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और सूर्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका केवल 1% ये खाद्य पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। फिर उस 1% ऊर्जा में से जो उत्पादक होते हैं, देखिए उत्पादकों का काम हो गया, यहां से ये जो ऊर्जा स्तर है, देखिए यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह है, सूर्य के प्रकाश से किसको मिल रहा है? उत्पादक को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? उत्पादक को मिल रहा है। उत्पादक से जो ऊर्जा उत्पादकों में संचित हुई, उस ऊर्जा को उत्पादक से संचित ऊर्जा कहाँ जाएगी? शाकाहारी में जाएगी। किस में जाएगी? शाकाहारी में। तो ध्यान रखना कि उत्पादकों से या स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी और अपघटकों हो जाती है। तो जब ये ऊर्जा प्रवाह होता है तो इस ऊर्जा में जो उत्पादकों के अंदर संचित ऊर्जा थी उसका 10% अगले में, 10% अगले जीवों में, अपघटकों में या फिर विषमपोषी जीवों में, जिसे हम शाकाहारी जीव कहते हैं, उनके अंदर कितनी ऊर्जा जाती है? 10%। और इसके पश्चात ये 10% का क्रम चलता जाता है। अर्थात प्रत्येक ऊर्जा स्तर में किसी जीव से, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है?
कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कैसे कि जैसे सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसने ग्रहण की? उत्पादकों ने। उत्पादकों का 10% किसे मिला? शाकाहारी को। शाकाहारी का 10% किसे मिलेगा? मांसाहारी को। और मांसाहारी का 10% ऊर्जा किसे किसे मिलेगी? शेष मांसाहारी को, जिसे हम बड़े मांसाहारी जीव भी कहते हैं। इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, एक स्थलीय पारितंत्र में स्थलीय पारितंत्र क्यों लिया है? क्योंकि पेड़ पौधे उत्पादक ज्यादातर स्थलीय पारितंत्र में ही पाए जाते हैं। तो यहां लिखेंगे एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत? 1%। सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत? 1%। तो लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी और अपघटकों तक जाती है, लेकिन जो स्वपोषी होते हैं वे ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? तो जो स्वपोषी होते हैं वे ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। कहां से? सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कुल सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत? 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। आगे चलते हैं हम। अब इसके पश्चात शाकाहारी जीवों की बात करते हैं। शाकाहारी जीव क्या करते हैं? तो देखिए जीवों में खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10%। कितना प्रतिशत? 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को
अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। तो यहां पर देखिए क्या समझे कि स्वपोष्य ऊर्जा कहां जाती है, विषमपोषी अवगुण जाती है। कैसे जाती है? तो एक स्थलीय पारितंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत, लगभग 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर सौर ऊर्जा से जो उत्पादकों ने 1% ऊर्जा संचित की है, उस ऊर्जा को काम में कौन लेते हैं? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, वे उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और उस ऊर्जा का 10% कौन ग्रहण कर लेते हैं? 10% कौन ग्रहण कर लेते हैं? जो जीव उत्पादकों को खाते हैं। तो भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं। फिर इस जैव मात्रा को जो अन्य जीव, जो मांसाहारी जीव है, वे सीधे उन जीवों को अपना भोजन बनाते हैं और उस जैव मात्रा को वे वापस 10% मात्रा में उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि जीवों में खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। तो देखिए ये यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह की बात हो गई है, ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है। अब इन 3 पॉइंटों का निचोड़ हम आगे निकालते हैं और इन 3 पॉइंटों का निचोड़ क्या निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए मैं स्टार लगा के लिख देता हूं एक लाइन, यहाँ पर स्टार लगा के मैं एक लाइन लिख देता हूं। देखिए अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। देखिए तो उन तीनों का निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष यही निकला है कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत? 10% ही उपभोक्ता को अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो यहाँ से ये आहार श्रृंखला का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी जो ये क्लास है इसका भी समय पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे आहार जाल और आहार जाल के साथ साथ हम कुछ ऐसे टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है या जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ओजोन परत हुई और ओजोन परत का क्षय किस प्रकार से हो रहा है, उसके रोकथाम के उपाय क्या है। साथ ही हम कचरा प्रबंधन के बारे में भी कुछ बातें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ से इंतजार कीजिए अगली कक्षा का। और आज हमें इस कक्षा के लिए विदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट स्टडी जयपुर में
आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।